वेलकम बैक अगेन टू ग्रास रूट पाठशाला। तो मैराथन की दौड़ के लिए तैयार हैं आई थिंक आप सब लोग आज। तो आज हम डे 8 में करेंगे। हम जैसा मैंने आपसे बोला था कि डे 8 में हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लेकर आएंगे। तो आज हम पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि क्वेश्चन पेपर 2019 वाले में से ही आपसे पूछे गए हैं। तो चैनल के साथ बने रहें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तक की जितनी वीडियो सीटेट पर मैंने बनाई है वो सब अवेलेबल है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो बिल्कुल देर नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। लीजिए आ गया है पहला क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है ना हॉट सीट पर बैठे हैं। आ गया है पहला क्वेश्चन। जस्ट जोकिंग, स्टार्ट करते हैं। A Hindi speaking teacher gets posted in a primary school which is the area of Punjab. Since he doesn't know the local language of that area, he should, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। कह रहे एक टीचर है जो कि हिंदी स्पीकिंग है, मतलब वो हिंदी में बात करते हैं, ठीक है। और प्राइमरी स्कूल में उनकी जो है पोस्टिंग हो गई है और जो स्कूल है वो कहाँ पर है, पंजाब में, ठीक है। सिंस ही डजंट नो द लोकल लैंग्वेज ऑफ दैट एरिया, अब उन्हें वहां की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है, कुछ नहीं पता है, उन्हें नहीं आती है। ही शुड, वो क्या करेंगे, अप्लाई फॉर द ट्रांसफर टू अ हिंदी स्पीकिंग एरिया। क्या वो एक हिंदी स्पीकिंग एरिया में ट्रांसफर अप्लाई करेंगे। देखिए ये सबसे नेगेटिव क्वेश्चन है। जब आप एक टीचर हैं, ठीक है, और आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो देखिए जब आप एक जॉब ग्रैब करते हैं ना जो टीचिंग से रिलेटेड होती है, तो वहां पर आपको ऐसा तो नहीं है ना आपकी सहूलियत के हिसाब से बच्चे मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री और वहां पर आपको हर तरीके की डाइवर्सिटी मिलेगी, तो आपको हर तरीके का बच्चा मिलेगा। और हम कहते हैं लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, वेदर यू आर अ चाइल्ड और अडल्ट और एनीवन, हम सब जो है पूरी लाइफ सीखते हैं, लर्न करते हैं। तो यहाँ पर हर किसी को मौका मिलता है सीखने का। तो ये आंसर तो नहीं हो सकता ना कि भाई मुझे यहाँ की लैंग्वेज नहीं आती है तो मेरा ट्रांसफर दूसरी जगह कर देते हैं, उसका एप्लीकेशन भर देते हैं। तो आंसर विल बी रॉन्ग। मोटिवेट द कम्युनिटी टू लर्न हिंदी एज इट्स अ नेशनल ऑफिशियल लैंग्वेज। आप क्या करेंगे, आप खुद नहीं बदलेंगे, आप अपनी कम्युनिटी जहां पर आपका ट्रांसफर हुआ है उनको मोटिवेट करेंगे। इस हद तक मोटिवेट करेंगे कि भैया हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, इसको सीखो। ये भी गलत है, ठीक है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। communicate in English as it is difficult for him to understand the local dialect। अब क्योंकि आपको लोकल डायलेक्ट वहां का नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश में बात करना शुरू कर देंगे। भैया एक सीधी सी बात बताइए, आपको उनकी भाषा नहीं आती, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो कम्युनिकेशन कहाँ हुआ। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो लैंग्वेज तो वो होनी चाहिए ना जो दोनों को क्लियर है, दोनों को समझ में आ रही है। तो अगर ऐसा है कि भैया वहां उनको पंजाबी आती है, उनकी लोकल डायलेक्ट आती है, आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, दोनों के दोनों का कॉन्सेप्ट कहीं पे भी कहाँ जा रहा है कुछ नहीं पता, तो ये आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज अ रिसोर्स एंड स्टार्ट टीचिंग। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब कही ना इन्होंने, बच्चे की जो भाषा है उसको रिसोर्स बनाइए, ठीक है, और उसके बाद पढ़ाना शुरू कीजिए। इससे पहले की वीडियोस में भी हमने बात की है कि बच्चा डाइवर्स है, अलग अलग कल्चर से आता है। जब भी आप लैंग्वेज पढ़ाते हैं सबसे अच्छा जो एक पॉजिटिव बात पता है क्या होती है कि हमारे पास इतने तरीके के अलग अलग कल्चर के बच्चे होते हैं, सबकी भाषाएं अगर अलग अलग है तो आप वहीं से उनको शुरू करके उनकी भाषा से उस चीज को उठाएंगे और उसी से शुरू करते हुए आगे ले जाएंगे ना, तो बच्चा उसको बहुत खुशी से पढ़ता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कह रहे हैं कि जो बच्चे का लैंग्वेज है उसको रिसोर्स बनाइए, उसको छोड़िए मत, घबराइए मत, उसको रिसोर्स की तरह यूज कीजिए और अपना पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप कर पाएंगे, ठीक है। सो आंसर विल बी फोर्थ। While designing a working activity, जब आप एक एक्टिविटी डिजाइन करते हैं फॉर अ लैंग्वेज क्लास, अ टीचर शुड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकस ऑन। देखिए एक लैंग्वेज क्लास के लिए आपको एक एक्टिविटी डिजाइन करनी है, ठीक है, तो आपका फोकस क्या होगा, सबसे पहला फोकस क्या, आपका टॉपिक, चूज अ टॉपिक फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। आप कोशिश ये करेंगे कि मैं ऐसा टॉपिक चुनूं जो बच्चे की सराउंडिंग से रिलेटेड हो ताकि बच्चा उसको ज्यादा समझ पाए, उसमें से ज्यादा कंटेंट निकाल पाए। गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क, बच्चे को आते ही पहले क्लियर इंस्ट्रक्शंस दे दे, भाई ये टास्क है, इस टास्क में आपको ये करना है, ये आपके रूल्स है, इसी तरीके से आपको करना है, अब तक इतने टाइम तक आपको दे देना है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस। प्रोवाइडिंग ऑल द नेसेसरी वोकैबुलरी रिक्वायर्ड फॉर द टास्क, जो जो इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है टास्क से रिलेटेड वो बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं आप। असाइनिंग एन ऑथेंटिक पीस ऑफ वर्किंग राइटिंग टास्क, आप क्या करें,
बच्चे को एक राइटिंग टास्क दे दें कि भैया ये आपकी एक्टिविटी है, ये राइटिंग टास्क है, इसको करके दे दीजिए। देखिए बच्चा अगर एक्टिविटी करानी है, ऐसी करानी है कि बच्चा उसको मन से करे, खुशी से करे, तो वो बच्चे से रिलेट होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे सही ऑप्शन क्या जाता है, चूजिंग अ टॉपिक फ्रॉम देयर ओन सराउंडिंग्स। ठीक है, आप उनके आसपास से टॉपिक उठाएंगे और उसको कराएंगे तो बच्चा उसमें बहुत अब कहते हैं ना, बिल्कुल अंदर घुस के पार्टिसिपेट करेगा उसमें। क्यों? क्योंकि वो उस सारी सराउंडिंग्स के बारे में, आसपास के बारे में कुछ जानता है और कुछ और उसको जानने को मिल रहा है। Some children do not have exposure to English outside the classroom, so the teacher's proficiency in spoken English is essential because देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि बहुत कॉमन सिचुएशन है, ये हम सबके साथ होती है कि हम हमारे जो बच्चे स्कूल में आते हैं ना, उनके पास जो बाहर जो है वो क्लासरूम के बाहर एक्सपोजर नहीं होता है इंग्लिश का। उनके घर में कोई इंग्लिश नहीं बोल रहा है, आस पड़ोस वाले जो है वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, कई बार लोकल लैंग्वेज बोल रहे हैं या हिंदी बोलते हैं, ये मानकर हम चल लेते हैं। तो उस टाइम पे जो टीचर की प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश बोलने में, वो कैसे असेंशियल हो सकती है, कैसे जरूरी हो सकती है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज जब इंग्लिश स्पीकिंग की आती है ना, हमेशा हर कोई अगर मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ तो आप मुझे हिंदी में जवाब देंगे, है ना। मैं आपसे इंग्लिश में बात करती हूँ तो आप कोशिश करेंगे आपका जवाब भी इंग्लिश में आए। ये फर्क होता है। तो ये फर्क इसीलिए होता है क्योंकि सराउंडिंग का फर्क है। जब आप लोग घर जाते हैं तो आपके घर में अगर सब लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, आप हिंदी में अपनी अपनी भाषा में भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास भी वही एनवायरनमेंट है जो स्कूल में है, सेम लैंग्वेज यूज हो रही है, तो आपको डिफिकल्टी नहीं आती। जनरली ऐसा बच्चों के साथ आपने देखा होगा, हम बहुत देखते हैं कि बच्चा जो है जैसे ही कोई सवाल इंग्लिश में पूछ लिया जाता है तो बच्चा क्या होता है, एक बार के लिए रुक जाता है, शांत हो जाता है, कोशिश करता है कि मैं जवाब दूं या नहीं दूं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोलूंगा, है ना। तो ये चीज होती है और हमें बच्चे को मोटिवेट करना है, कोई बात नहीं आप बोलो, एक आध चीजें गलत हो सकती हैं, वी विल करेक्ट इट, राइट। तो यहाँ पर जो प्रोफिशिएंसी है इंग्लिश टीचर की बोलने की, वो कैसे काम आएगी देख लेते हैं। द टीचर कैन गिव मोर टाइम टू ग्रामर ड्रिल, बट टीचर क्या करे, बच्चे को ग्रामर ड्रिल करने के लिए, ड्रिल होता है एक तरीके से बार बार आप उसको प्रैक्टिस करें, उसके लिए ज्यादा समय दे दे। द टीचर कैन एडिट द एरर्स इन द स्टूडेंट्स लर्निंग प्रोसेस, जो बच्चा गलतियां कर रहा है टीचर उनको एडिट कर दे, मतलब हटा दे। द स्टूडेंट्स में लिसन टू द प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इन इट। जो स्टूडेंट्स है वो क्या करें, सुने, ठीक है, एंड प्रोसेस द न्यू लैंग्वेज, और कहीं ना कहीं उसको सुनने के बाद फिर वो उसको प्रोसेस करें, यानी कि उसको कहीं ना कहीं अपने उसमें लैंग्वेज में लेकर आए बिफोर दे एक्चुअली कम्युनिकेट इट। स्टूडेंट्स कैन इमिटेट, प्रैक्टिस एंड ड्रिल द स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस यूज्ड बाय अ टीचर। देखिए पहला ऑप्शन तो ये हो गया भैया, ग्रामर ड्रिल के लिए आप उन्हें टाइम देंगे तो क्या वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। ग्रामर तो सब बच्चे लास्ट 12th तक भी पढ़ रहे हैं, ग्रामर रूल्स आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, राइट। तो ये दोनों ऑप्शंस जो है आप उनको, हमने उनको हटा दिया। बच्चे ये दो ऑप्शन देखिए, ये कह रहा है स्टूडेंट कैन इमिटेट, बच्चे इमिटेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, ड्रिल कर सकते हैं स्टेटमेंट्स एंड सेंटेंसेस यूज्ड बाय द टीचर। मान लो टीचर ने एक सेंटेंस बोल दिया, उसको बच्चे ने पकड़ लिया और वो उसको प्रैक्टिस कर ले। अगर आप सिर्फ कुछ गिने चुने वर्ड्स पकड़कर प्रैक्टिस करेंगे, दैट विल नॉट वर्क, ठीक है। तो बचा थर्ड ऑप्शन, वो ये कहता है स्टूडेंट क्या करे, सुने ध्यान से। देखिए अगर एक इंग्लिश क्लासरूम चल रही है और अगर आप उसमें बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग करिए नॉर्मली, उसके बाद अगर आप उसके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं बच्चे के लेवल की ही इंग्लिश बोल के, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसे सुनता है और वो प्रोसेसिंग होती रहती है उसके दिमाग में उसको लेकर, और धीरे धीरे बच्चा उसको बोलने का पूरा प्रयास करेगा और बोल भी पाएगा, कम्युनिकेट कर पाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका जाएगा 3, योर आंसर विल बी 3। Now question, which of the following classroom practice helps a teacher to develop oral language among the students? देखिए ओरल लैंग्वेज आपको डेवलप करनी है, यानी कि जहां बच्चा, ओरल क्या होता है, जहां बच्चा बोल रहा है, ठीक है, वो रिटर्न और राइटिंग वाला काम नहीं है। तो ये कहते हैं कोरस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, अगर आप कोरस में रीडिंग करवाएंगे टेक्स्ट बुक की तो ओरल लैंग्वेज जो है बच्चे की वो डेवलप हो जाएगी। कोरस में सब एक साथ पढ़ेंगे तो क्या आप ये जज कर सकते हैं कि किस बच्चे ने क्या पढ़ा, किसने क्या नहीं पढ़ा, किसने कौन सी लाइन स्किप कर दी। तो कोरस रीडिंग कुड नॉट बी द आंसर। Chorus recitation, individual recitation of the poem for memorizing it, या तो हम कोरस में रिसाइट करवा दें पोयम, या फिर हम इंडिविजुअली करवा दें और बच्चा उसको मेमोराइज कर ले।
अब मेमोराइज करने के बाद ओरल अगर आप कराएंगे, डू यू थिंक इट विल वर्क? Question third, participating in role plays on any one of their favorite scenes. देखिए बहुत पॉजिटिव जो है वो कहीं ना कहीं पॉइंट है कि बच्चा क्या करे, बच्चे को बोले कि वो पार्टिसिपेट करे रोल प्लेज में जो उसकी चॉइस का रोल है। देखिए अगर बच्चे का मनपसंद एक्टिविटी है, मनपसंद रोल है, बच्चा पूरी जी जान लगा देता है। और जब बच्चे रोल प्ले करते हैं ना, तो रोल प्ले में उनको एक कैरेक्टर दिया जाता है, उस कैरेक्टर में बच्चा ढल जाता है, तो वहां पे वो डायलॉग्स के अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, अच्छे से बोलने की कोशिश करेगा, विद इमोशंस करेगा, तो वहां पे ओरल लैंग्वेज डेवलप होगी। इफ मैं डायरेक्टली एक डायलॉग पढ़ देती हूँ और मैं उसी को इमोशन के साथ पढ़ती हूँ, तो बच्चा ओरली इमोशंस को कनेक्ट कर पाएगा लैंग्वेज में। समझ रहे हैं आप? तो आंसर विल बी 3। In a constructivist classroom, language learning would most importantly be based on, देखिए कह रहे कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम रिलेटिव टू चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द चिल्ड्रन, राइट। तो यहाँ पर कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, लैंग्वेज लर्निंग जो है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या बेस होगा, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन होगा, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। minute observation and record of each child's handwriting, हैंडराइटिंग अगर आप बच्चा कैसे लिख रहा है क्या ये सब करेंगे, तो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है, अगर आप हैंडराइटिंग में देख रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका आंसर नहीं होगा। करेक्शन ऑफ स्पेलिंग एरर्स एंड मेकिंग श्योर दैट दे आर नॉट रिपीटेड, बच्चे की स्पेलिंग गलत थी, सर्कल करके करेक्ट कर दी, और बार बार ये देखिए कि वो दोबारा इसको गलत ना कर दे। इससे बेटर है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं ड्रिलिंग ही करा रहे हैं, ठीक है। केयरफुली कंप्लीटिंग द लैंग्वेज सिलेबस, हमारा ये सिलेबस है लैंग्वेज का, हमें वो कंप्लीट करना है। ऑल द 3 आंसर्स आर नेगेटिव, ओनली फर्स्ट इज पॉजिटिव, ग्रुप डिस्कशन एंड पीयर इंटरेक्शन। जब बच्चे ग्रुप में कोई चीज डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो वहां पर क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है, लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, तो दिस विल बी द पार्ट अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट, सो योर आंसर विल बी 1। एज अ लैंग्वेज टीचर, which one of the following is most important for you regarding teaching of grammar? मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स, क्या आपको इस पे ध्यान देना है कि बच्चा सारे ग्रामर का जो रूल है उनको याद कर ले, मगअप कर ले? तो जी बिल्कुल, स्पून फीडिंग तो करनी नहीं होती है हमें, अगर हम चाहते हैं कि बच्चा सीखे, तो ये आंसर क्या होगा आपका, गलत, ठीक है। अवॉइडिंग ग्रामर रूल्स, ग्रामर रूल्स को अवॉइड करना इज इंपॉर्टेंट। देखिए आप ग्रामर रूल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, यू हैव टू इंट्रोड्यूस द ग्रामर रूल्स, बट आप उनको रटने के लिए नहीं बोल सकते ना, क्योंकि जब आप कोई चीज रटेंगे तो वो एकदम से आप समझ के नहीं कर पाएंगे, जब जहाँ पे अप्लाई करनी है वो अप्लाई नहीं हो पाएगी। तो आप ग्रामर रूल्स को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको मेमोराइज या फिर रोट लर्निंग नहीं करवाएंगे, ठीक है। यूजिंग फंक्शनल अप्रोच, आपको फंक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल करना है, जहां पर बच्चा उसको अप्लाई करके देख रहा है, दैट इज यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन आपने 4 लाइन हिंदी की दे दी, बच्चा विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। तो यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो क्या है, फंक्शनल अप्रोच। फंक्शनल अप्रोच ही आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन जो है वो दिखाएगी, आप उसको यूज करके देखेंगे तो आपको ज्यादा अंदाजा आता है, ठीक है। Which one of the following is a correct statement about a text book? जो टेक्स्ट बुक है, जो आपकी किताब है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है उसको लेकर? तो ये क्वेश्चन आपसे सिंपल सा पूछ रहे हैं कि भैया जो हमारी टेक्स्ट बुक है उनमें से ये 4 ऑप्शन आपको दिए, इन्हें पढ़िए और बताइए करेक्ट कौन सा है टेक्स्ट बुक के लिए। इट इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटीज फॉर द सेशन, ये एक प्लानिंग है कि भैया एक सेशन में हमें ये एजुकेशनल एक्टिविटीज बच्चे को करानी है, ठीक है। और टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग फॉर द टीचर, यहाँ तो इसको तो पढ़ते ही गलत कर सकते हैं हम, क्योंकि हमने ईवीएस पेडागोजी में भी ये चीज देखी थी कि सिर्फ टेक्स्ट बुक आपका एक सोर्स नहीं होता है, टेक्स्ट बुक आपको हेल्प करने के लिए एक सोर्स है, लेकिन आखिरी सोर्स नहीं है, ठीक है। तो वो यहाँ पर टेक्स्ट बुक फाइनल नहीं है हमारे लिए पढ़ाने के लिए, हम बहुत सारी चीजों से पढ़ा सकते हैं। It helps to achieve the objectives laid down in the curriculum. आपका जब करिकुलम बनाया जाता है क्लास का, स्कूल का, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, ये हेल्प करता है हमें कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो हमने बच्चे के लिए सोच रहे हैं उनको हम इसकी हेल्प से कहीं ना कहीं हमें उसमें हेल्प मिलती है अचीव करने में।
तो दिस कुड बी द आंसर। नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं हम। द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड। और टेक्स्ट बुक ही एक लौता ऐसा सोर्स है जहां से आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आपके पास न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, कॉमिक्स, देयर आर सो मेनी सोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन रीड, राइट। बच्चा बहुत सारी चीजों से पढ़ के सीख सकता है। एनवायरनमेंट में उसको बहुत सी, चलते चलते भी अगर उसने रोड पे भी कुछ सिग्नल्स देखे हैं, बच्चा उसको रीड करेगा, दैट विल ऑल्सो हेल्प इन रीडिंग। तो सिर्फ बुक आपका सोर्स नहीं है, तो ऑटोमेटिकली हम बिल्कुल करेक्ट जजमेंट पे पहुंचे। हमारा आंसर क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट इन लैंग्वेज लर्निंग इज टू। देखिए डायग्नोस्टिक, डायग्नोज एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोज करता है ना कि भैया क्या प्रॉब्लम है, कहाँ कमी है। तो टीचर भी डायग्नोज करता है कि कहाँ क्या दिक्कत रह गई, क्या हुआ, कि कुछ समझ नहीं आया, क्या गैप रह गया, पता कर लेते हैं। तो ये कहते हैं तो पर्पस है डायग्नोस्टिक टेस्ट का इन लैंग्वेज लर्निंग, वो किस लिए है? ताकि हम पेरेंट्स को पीटीएम में फीडबैक दे सकें कि भैया ये कमी आपके बच्चे में है। फिल द प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भरना है तो उसके लिए जरूरी है, इसलिए करते हैं। प्लान एंड प्रिपेयर क्वेश्चंस पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट, ताकि हम उसके हिसाब से जब लास्ट में हमारा सेशन एंड एग्जाम होता है तो हम क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं। नो द गैप्स इन द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग, या फिर हम ये जान पाते हैं कि कहाँ कमी रह गई। बिल्कुल हमें यही जानना है कि कहाँ कमी रह गई, ठीक है। तो हमें वो जानना है, तो उसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुझे रिपोर्ट कार्ड भरना है, मुझे क्वेश्चन पेपर बनाना है, या पेरेंट को बच्चे की जो कमियां हैं वो गिनवानी है, बिल्कुल नहीं। नेगेटिव ढूंढना ही नहीं है, ठीक है। द पर्पस ऑफ कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन लैंग्वेजेस, सीसीई जो होता है जब उसको आप लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं तो वो किस लिए होता है? टू असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, ये समझने के लिए, ये असेस करने के लिए कि बच्चे ने किताब को कितना समझा। टू असेस देयर लर्निंग गैप्स, ये जानने के लिए कि उनकी लर्निंग में कहाँ कहाँ कमी रह गई है। टू गिव रेगुलर टेस्ट, दैट इज वीकली टेस्ट, उनको वीकली टेस्ट देने के लिए। टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन। अब हमें देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। पहला पॉइंट नंबर 2 और नंबर 4, इन 2 पॉइंट्स को हम ध्यान से समझेंगे। पहले दो, फर्स्ट पॉइंट तो कैंसिल ही हो गया कि हम टेक्स्ट बुक से बाहर जाएंगे ना, हम टेक्स्ट बुक तक सीमित थोड़ी रहेंगे, ठीक है। और ये जो रेगुलर वीकली टेस्ट वाला पॉइंट भी हम कैंसिल करते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है टू असेस देयर लर्निंग गैप्स। भाई कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है वो हम इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चों के अंदर जो लर्निंग में जो गैप्स आ गए हैं हम उसको जांच पाए, ठीक है। टू असेस द लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसीज अचीव्ड बाय द चिल्ड्रन, या फिर हम ये असेस कर पाए कि बच्चे ने कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज जो है वो अचीव कर ली है। देखिए इंग्लिश की जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, तो उसमें कॉम्पिटेंसीज होती है कि बच्चा कितना रीड कर पा रहा है, ठीक है। लिसनिंग स्किल्स हो गई, रीडिंग स्किल्स हो गई, राइटिंग स्किल्स हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स हो गई, तो ये आप देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आप बच्चे की कॉम्पिटेंसीज जब कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन आप करेंगे, ठीक है, तो लर्निंग गैप्स उसका एक पार्ट है। आप ये देखेंगे कहाँ कहाँ कमी रह गई, लेकिन बाद में आप कहीं ना कहीं ये तो देखेंगे ना कि बच्चे ने कौन कौन सी कॉम्पिटेंसीज अचीव की है, कौन कौन सी नहीं की है, उस पर आपको वर्क करना है। सो योर आंसर विल बी 4। Next question, which approach lays a lot of emphasis on habit formation? देखिए हैबिट फॉर्मेशन आ गया, आदत किसमें बनती है आपको बहुत क्लियर होगा ये जब भी आप हैबिट फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा तो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच, क्योंकि वही हमें एक हैबिट में डाल रहे हैं, है ना, बार बार स्टिमुलस दे दे के। तो आंसर विल बी बिहेवियरिस्टिक अप्रोच। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी को ध्यान में रखते हुए हमें जवाब देना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, इसमें से कौन सी जो है वो लैंग्वेज से रिलेटेड है? विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, फ्लुएंसी एक्यूरेसी इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, वोकैबुलरी ग्रामर इंटेलिजेंस। देखिए यहाँ पर जब इन्होंने बात की है ना कि आपको सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड बतानी है, तो विजुअल स्पेशल तो आपकी कहीं ना कहीं मैथ्स में भी आ जाती है, ठीक है। फ्लुएंसी आपकी, एक्यूरेसी फ्लुएंसी जरूरी नहीं है सिर्फ लैंग्वेज तक सीमित रहे। वोकैबुलरी और ये ग्रामर भी आपकी जो है कहीं ना कहीं और भी चेंज इसमें है। तो मेन आंसर जो आपका जाएगा वो जाएगा लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस,
जब आप लैंग्वेज की बात करेंगे तो वो वर्बल और लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसके लिए। तो ये एक क्वेश्चन जो है आपको सटीक तौर पे याद रखना है। बैनिशिंग मदर टंग इन द क्लासरूम इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डैश। देखिए आपने मदर टंग बिल्कुल बंद कर दिया, आपने बच्चों को ये बोला है कि मदर टंग में कोई कुछ नहीं बोलेगा, जो बोलेगा वो इंग्लिश में बोलना है, ठीक है। तो आपने कहीं ना कहीं एक कौन सा मेथड यूज किया है जिसमें आपने बच्चे की मदर टंग को जो है हटा दिया। देखिए इसमें बाइलिंगुअल तो खत्म ही हो गया ना, जब आप उसको भाषा बोलने ही नहीं दे रहे हैं, जिस कल्चर से या जिस जिस लैंग्वेज से बच्चा आया है वो अलाउड ही नहीं कर रहे हैं, तो ये ट्रांसलेशन भी यहाँ खत्म हो गया। जब वो भाषा को आप उसको यूज ही नहीं करेंगे रिसोर्स की तरह, तो वो कैसे ट्रांसलेट कर पाएगा। और ये कोई नेचुरल मेथड भी नहीं है, ये एक डायरेक्ट मेथड है जिसमें आप सीधा सीधा बोलते हैं भैया नहीं इस्तेमाल करनी है, इससे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डील विद द लेवल ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। अभी यहाँ पर 4 जो आपको लैंग्वेज के टाइप्स दिए हुए हैं उसमें आपको ये बताना है कि मीनिंग से कौन डील करता है। तो इसके लिए देखिए आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, ठीक है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपको हर एक चीज को समझना। अब जब हम बात करते हैं ना सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स हमें क्या बताता है, सिंटेक्स हमें रूल्स बताता है। जब आप कोई लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस है उसमें, तो उसका क्या रूल फॉर्मेशन है, वो किस हिसाब से बना है सेंटेंस, क्या उसमें फॉर्मेशन आया है, दैट इज सिंटेक्स, ठीक है। सिमेंटिक्स जो है वो बात करता है मीनिंग की, ठीक है। जो भी आपने बोला उसका क्या मतलब है, उस वर्ड का या फिर उस सेंटेंस का क्या मीनिंग है, ठीक है। कॉलिकेशन क्या होता है, कॉलिक्यूल क्या होता है। कॉलिकेशन और कॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। जब आप क्या करते हैं, आप कंबाइन करते हैं वर्ड्स को एक लैंग्वेज में, एक भाषा में आप अलग अलग वर्ड्स को कंबाइन करके लाते हैं, दैट इज कॉलिकेशन। और कॉलिक्यूल क्या होता है, जब आप फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कॉन्वर्सेशन में, तो वो कॉलिक्यूल होता है। तो मीनिंग की बात की गई तो मीनिंग का क्या होगा, सिमेंटिक्स। सो योर आंसर विल बी 2, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। तो होप यू विल प्रैक्टिस देम एट होम ऑल्सो। और पेपर का टाइम नजदीक आता जा रहा है, एक एक दिन कम हो रहा है, तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक जरूर करिए। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।